और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही है। कई जगहों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़पें देखने को मिल रही हैं। हमीरपुर, अमरोह और मुजफ्फरनगर में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। हमीरपुर और अमरोह में भारी बवाल के बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो यूपी में जगह जगह पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीमपुर में जिस तरह की घटना सामने हुई थी, सवाल उठे थे पुलिस प्रशासन पर, लेकिन उसके बाद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अमरोह, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, जहां जहां ये चुनाव हो रहे हैं, वहां पर हिंसा और बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार एक के बाद एक झड़पें वहां पर हो रही है, हिंसा देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस हालात और स्थितियों पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है और जहां जहां ये चुनाव हो रहे हैं, हर जगह वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। 800 कुल 25 सीटें हैं, निर्विरोध 349 सीटें हैं और वोटिंग लगातार अभी भी वहां पर जारी है। लगातार हम इन चुनावों पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि जगह जगह हिंसा हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, जिस तरह की घटना लखीमपुर में हुई थी, उसके बाद सवाल उठे थे पुलिस प्रशासन पर। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अब आगे जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, हिंसा नहीं होगी, लेकिन पुलिस बेबस नजर आ रही है हिंसा के आगे। देखिए, निश्चित तौर पर जब ब्लॉक प्रमुख के नामांकन हो रहे थे तो उस दिन जबरदस्त हिंसात्मक तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आई थी और उसी दिन तमाम सारे अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए थे यूपी सरकार की तरफ से कि जिस तरह की स्थिति नामांकन के दौरान देखने को मिली है, कमोवेश ये स्थिति जिस दिन मतदान हो उस दिन ना बनने पाए। लेकिन आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपद हैं, जिसमें अमरोहा शामिल है, जिसमें हमीरपुर शामिल है, जिसमें प्रतापगढ़ शामिल है, ऐसे तमाम सारे जनपद हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर कहासुनी, मारपीट, लाठी डंडे और पथराव की स्थिति बनी है। हालांकि जहां जहां पर यह स्थिति अनियंत्रित हुई, उसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो निर्देश, जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई थी और यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन मतदान होगा उस दिन कोई भी अनियंत्रित स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई हो और मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हो पाए। लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। अलग अलग जनपदों में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें जबरदस्त मारपीट, पथराव, लाठी डंडे, ये सब तस्वीरों के माध्यम से हम लोग देख भी कर रहे हैं। और आज ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी अपनी टीम 9 के साथ, तो उसमें यह कहा गया था कि आज की जो चुनाव है उसको बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए और मतगणना के बाद चाहे वो जीता प्रत्याशी हो या फिर हारा प्रत्याशी, उसको पुलिस कस्टडी में उसके घर तक भेजा जाए। तो ये निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन अचानक से जिस तरह से बड़ी संख्या में जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार हैं उनके समर्थक आमने सामने आए हैं, अचानक से जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी मशीनरी है, जिले का जो प्रशासन है, जिसके ऊपर ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, उससे कहीं ना कहीं चूक हुई है। अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए, स्थिति अनियंत्रित हुई, उसको वो नियंत्रित करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि डीजीपी स्तर से भी इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लखीमपुर की जो घटना हुई थी उसमें 6 लोगों को निलंबित किया गया था और इंक्वायरी भी सेटअप की गई थी। तो उसके बाद यह माना जा रहा था कि शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन आप देखिए कि आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में हो रहे हैं और वहां पर हिंसात्मक तस्वीरें भी सामने आई हैं। और बात करें नतीजों की, अशोक, तो 825 सीटें हैं कुल, और अभी जो नतीजे सामने आए उनमें से 349 निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो ये अपने आप में हो सकता है कि थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा सामने आना ये चिंता की बात है। तो नतीजों को देखकर आप क्या विश्लेषण करेंगे? देखिए, अभी 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जिन जिन जनपदों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं वहां पर होगी। 3 बजे के बाद मतदान जो है वो पूरी तरह से रोका जाएगा और उसके 3 बजे के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। अब चूंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सिर्फ जो बीडीसी मेंबर्स होते हैं वो ही मतदान करते हैं, बहुत बड़ी संख्या उनकी नहीं होती है, लिहाजा मतगणना में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 3 बजे के बाद मतगणना की स्थिति बनेगी। तमाम सारे जो समर्थक हैं, चूंकि काफी टकराव की स्थिति अलग अलग जनपदों में देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, लिहाजा मतगणना के
दौरान भी सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंतजाम करना होगा, क्योंकि जब नतीजे सामने आएंगे तो जब मतदान के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो नतीजों के बाद शायद स्थिति और अनियंत्रित हो। तो अभी जो लोकल जिला प्रशासन है अलग अलग जनपदों का, उसको सिक्योरिटी और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि परिणाम के बाद कम से कम इस तरह की तस्वीरें ना आए, इस तरह की स्थिति ना बने, इसको नियंत्रण में रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल होगी। हालांकि जितनी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है उसमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही उन सीटों पर विजयी हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार के विजय होने का दावा किया है, लेकिन आज शाम तक जो बची हुई सीटें हैं उस पर नतीजे घोषित हो जाएंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी राजनीतिक तौर पर कि किसके हिस्से में कितनी सीटें जाती हैं। बीएसपी पहले ही इन चुनाव को न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और साफ तौर से अशोक ये भी कह सकते हैं कि पार्टियों ने बेशक समाजवादी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, लेकिन साख का सवाल जरूर बना है। सेमीफाइनल की तरह से देख रहे हैं विधानसभा चुनावों से पहले, यही वजह है कि जगह जगह झड़पें हो रही हैं चुनावों के मद्देनजर। ये नतीजे बहुत मायने रखते हैं अशोक। देखिए, समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने इन चुनाव में अपनी भागीदारी से पहले ही इनकार कर दिया था, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो चुनाव हुए थे वो और जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आज हो रहे हैं इसमें बीएसपी ने यानी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी भागीदारी नहीं दी है। अब जो पूरी लड़ाई निकल के सामने आ रही है वो समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, जिनके बीच में इस तरह की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और आप तमाम सारी जगह देख लीजिए, चाहे आप हमीरपुर का जिक्र कर लीजिए या फिर आप अमरोहा की बात कर लीजिए या प्रतापगढ़ की बात कर लीजिए, इन तमाम सारी जगहों पर जोर आजमाइश की जा रही है अपने अपने सदस्यों से मतदान कराने के लिए। दोनों दल पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ आपको जो ब्लॉक है वहां पर दिखाई पड़ेंगे और वहीं पर हिंसात्मक तस्वीरें हुई हैं। कहीं पर आपसी कहासुनी हुई, उसके बाद वो जो तस्वीर है वो हिंसा में बदल गई। कहीं पर एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल हुआ, कहीं पर पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, वहां पर कहासुनी हुई और बवाल हुआ। तो ये जरूर है कि ये चुनाव एक मैसेज देने में बहुत ज्यादा कारगर होते हैं कि ब्लॉक स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जिस भी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो वो कम से कम ये बात कह पाएगी। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहें, जो महत्व है आप हमारे साथ बने रहें। एक और खबर अपने दर्शकों को दे दें कि हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की है। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। आज यहां बीजेपी के जिला स्तरीय बैठक हो रही है। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरलाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल समेत कई नेता पहुंचे हैं। किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के यमुनानगर में किस तरह से वहां पर बीजेपी के नेताओं को किसानों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश का। विशाल, हम साफ तौर से देख रहे हैं कि जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा और उग्र होता जा रहा है। बीजेपी के नेता जहां भी जा रहे हैं, जहां भी बैठ के हो रहे हैं, किसानों का विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। मूलचंद शर्मा और कमलपाल गुर्जर दोनों हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने ही आज बैठक बुलाई हुई थी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के साथ ही संवाद किया जाना था। लेकिन जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी हुई है हरियाणा में कि किसी भी भाजपा नेता को कोई भी प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा, ना ही किसी मंत्री को, ना ही विधायक को, और इसी के चलते ही यमुनानगर और अंबाला से सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हो गए। और जिस तरह से बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस ने 4 अलग अलग स्थानों पर की हुई थी, उनमें से 2 बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और तीसरी को जो किसानों ने ट्रैक्टर के साथ तोड़ना चाहा तो वहां पर हल्का बल किसानों द्वारा भी प्रयोग किया गया और पुलिस द्वारा भी प्रयोग किया गया। फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य बने हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर सकती है। और विशाल जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।
वहीं देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक वहां से बड़ी खबर सामने आई है। आने वाले समय में यूपी के लोगों को सिर्फ 2 बच्चे होने पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, अब ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार अब एक्शन में नजर आ गई है। इस ड्राफ्ट की जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बातें हैं, वो दर्शकों को समझाएं कि सरकार ने क्या खास तौर से यहां पर एक्शन लेने के लिए प्लान बनाया है कि जनसंख्या को किस तरह से रोका जाएगा, क्या जिसके 3 बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, समझाएं दर्शकों को। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की तरफ से अभी एक प्राथमिक तौर पर मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यह सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी। जब उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा उसके बाद उसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाए जाने की आवश्यकता है। अभी जो मसौदा तैयार किया गया है उस लिहाज से उस ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि जिन माता पिता के 2 बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाएं तमाम सारी दी जाए, यानी सरकारी नौकरियों में जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा अलग अलग जो स्थितियां बनती हैं उसमें उनको प्राथमिकता दी जाए, लेकिन जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी में आवेदन ना करने दिया जाए। इसके अलावा जो सरकारी सब्सिडीज मिलती है वो सुविधाएं उनको ना दी जाएं। और अगर जो ये मसौदा तैयार हो जाता है तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होंगे उसमें भी 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसमें भागीदारी नहीं कर पाएंगे। तो अभी प्राथमिक तौर पर कुछ बिंदुओं को लेकर मसौदा तैयार किया गया है। हालांकि जो स्टेट लॉ कमीशन है उसने अपनी वेबसाइट पर यह पूरा मसौदा अपलोड किया है और 19 तारीख तक लोगों से उस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। उन्हीं आपत्तियों और सुझावों को अध्ययन करने के बाद उसका एक फाइनल मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसको फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सौंपा जाएगा और फिर सरकार उसका अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लेगी कि उसको कानून का रूप देना है या नहीं देना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है या नहीं बनाना है। तो अभी प्राथमिक तौर पर एक मसौदा तैयार किया गया है जिसमें 2 बच्चे जिनके होंगे उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ, जो अलग अलग योजनाएं हैं सरकार की उसमें उनको प्राथमिकता दी जाए। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन पे कुछ रोक लगाई जाए। ऐसे तमाम सारे सुझाव है जिसको फिलहाल अभी तैयार किया जा रहा है। 19 जुलाई के बाद जब सुझाव और आपत्तियां पूरी तरह से स्टेट लॉ कमीशन को प्राप्त हो जाएगी उसके बाद एक फाइनल मसौदा तैयार होगा, जिसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी। लेकिन अशोक, बड़ा सवाल यह भी है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग वहां पर इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान सामने आए हैं। क्योंकि हो सकता है ड्राफ्ट तैयार है लेकिन लागू करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। देखिए, ये बात निश्चित तौर पर है। जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का जिक्र हुआ है उसके बाद से ही जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि आप कांग्रेस की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, ये खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में चुनाव होने हैं तो उसके पहले आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। ये आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो भी इस पूरे मसौदे को, इस पूरे कानून को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और इस पर अपनी आपत्ति भी अभी तक वो जाहिर कर चुके हैं। लेकिन कुछ पक्ष ऐसे भी है जो खुलकर इस कानून को बनाने के पक्षधर भी नजर आए हैं, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसकी तरफ से बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसको नियंत्रित करे जाने की आवश्यकता है। लिहाजा जब इस तरह का कानून बनेगा तो लोगों में जन जागरूकता फैलेगी और तमाम सारे जो पॉइंटर्स उसमें दिए गए हैं उस लिहाज से अभी चूंकि ये कानून बना नहीं है, अभी इसका सिर्फ एक प्राथमिक मसौदा तैयार हुआ है। लिहाजा इसी मसौदे को लेकर अभी तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सरकार को आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश इस कानून के माध्यम से या
समीक्षा इस मसौदे के माध्यम से की जा सकती है। तो अभी जो प्राथमिक मसौदा है उस पर अभी चर्चा शुरू हुई है। अभी जब फाइनल मसौदा तैयार होगा, जब फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी और उसमें क्या क्या बिंदु शामिल किए जाते हैं या कुछ बिंदु हटाए जाते हैं जिसको अभी तक इस मसौदे में रखा गया है, उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी कि सरकार इसको लागू करेगी, सरकार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगी और क्या अपोजिशन उनके साथ खड़ा होगा या उसका विरोध करेगा। यह अभी 19 जुलाई के बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री इसे विकास और संसाधनों के लिए बेहद अहम बता रहे हैं, तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता इन नीतियों को लेकर बीजेपी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है। कानून बनाया जाना और उसको सख्ती से लागू किया जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कि हम सुविधाएं नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, सुविधाएं नहीं लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। कानून में सजा का प्राविधान होना चाहिए कि 2 से ज्यादा कोई भी शख्स हिंदुस्तानी अगर बच्चे पैदा करता है तो उसको जेल जाना होगा। केवल उत्तर प्रदेश के मुद्दों को भटकाने का प्रयास योगी जी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब मुद्दे नहीं भटकेंगे। अगर कोई भटकेगा तो योगी जी आप सरकार से भटकोगे। UP is the most populous state. They must implement it vigorously and make sure, give them whatever incentives you want, free education, jobs, assured jobs, etc. But we must control the population. Sir, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।